जी, एल्फ्रेड टेनिसन की बात कर रहे हैं और डार्विन्स की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, उसने क्या किया, अपसेट द फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस फेथ। ये हम बात कर चुके हैं कि जब डार्विन की थ्योरी आती है तो उसने तो रिलीजन की फाउंडेशंस को बिल्कुल हिला के रख दिया था और साइंस का और रिलीजन का एक डायरेक्ट क्लैश स्टार्ट हो गया था। ही वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशंस, इंग्लिश ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा ये लाइक करते थे। हैज़ आर्टिस्टिक परफेक्शन ऑफ वर्स, और टेनिसन की जो सबसे मेन जो क्वालिटी है वो उनकी आर्टिस्टिक परफेक्शन है। मतलब ही इज़ ए आर्टिस्टिकली परफेक्ट पोइट ऑफ हिज टाइम। और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे। आगे इनके वर्क की बात करें तो जैसे कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टेयर आइडल टीयर्स, क्रॉसिंग द बार, ये इनके सॉन्ग्स हैं। आगे इनके पोएटिक कलेक्शन की बात करें तो उसमें इन मेमोरियम, लॉक्सले हॉल ऑफ 1842, लॉक्सले हॉल 60 years आफ्टर, द प्रिंसेस म्योड, आइडलेस ऑफ किंग्स, द लूटस ईटर्स, ये सारे इनकी पोएटिक कलेक्शंस हैं। तो टेनिसन इस टाइम के सबसे बड़े पोइट अर्ली विक्टोरियन एज में कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट हैं जी रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन 1846 ही सीक्रेटली मैरिड एलिजबेथ बैरेट। जी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें, इनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है रीडर्स के लिए। इनकी ख़ास तौर पे जो इनकी मैरिटल लाइफ है और एलिजबेथ बैरेट ब्राउनिंग के साथ उनकी जो शादी है वो काफ़ी हाईलाइटेड रही। अम, तो काफ़ी बुक्स में भी इनकी जो शादी का जो तज़किरा है वो हमें मिलता है पढ़ने को। तो एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एक वो भी एक राइटर हैं और उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ शादी की। हैज़ डेप्थ एंड ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स। अगर हम इनकी फ़िलॉसफ़ी देखें तो इनकी फ़िलॉसफ़ी में हमें डेप्थ और ओरिजिनलिटी नज़र आती है। आर्टिस्टिकली थोड़े से इम्परफेक्ट हैं। मतलब जितनी आर्टिस्टिक परफेक्शन टेनिसन के अंदर है शायद उतनी आर्टिस्टिक परफेक्शन रॉबर्ट ब्राउनिंग के अंदर तो नहीं है, लेकिन इनकी फ़िलॉसफ़ी काफ़ी डीप और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फ़िलॉसफ़ी भी वो कहलाती है। कंट्रास्ट टू टेनिसन, टेनिसन के साथ कंपैरिजन करें तो हमें एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नज़र आते हैं। टेनिसन जीनियस इज़ लिरिकल और ब्राउनिंग्स जीनियस इज़ ड्रामेटिक। तो अगर टेनिसन की क्वालिटी देखें तो वो एक लिरिकल उनकी क्वालिटी है उनके वर्क के अंदर। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग्स लिखे और वो सारे के सारे बड़े बेहतरीन सॉन्ग्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और ब्राउनिंग की जीनियस देखें तो वो ड्रामेटिक, ड्रामेटिक से मुराद एक नई टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक नई टेक्निक पोइट्री के अंदर जिसे ड्रामेटिक मोनोलॉग की टेक्निक कहा जाता है। वो टेक्निक रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन्वेंट की। ऑप्टिमिज्म इनकी बहुत फेमस है, जैसे मैंने पहले बात की। और इनके बारे में इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, इनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में क्या कहा जाता है, द बेस्ट इज़ येट टू बी, कि अच्छा वक्त जो है वो आने वाला है या आएगा अभी। जैसे कि रिलीजन और साइंस का आपस में क्लैश है और सोसाइटी के अंदर पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग स्टिल ही वाज होपफुल कि अच्छा टाइम जो है वो आएगा। रोट ग्रेट पोएम्स इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, हमने जैसे पहले बात की कि इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो टेक्निक है वो इन्होंने इन्वेंट की। अम, अक्सर ये बड़ा फेमस क्वेश्चन भी इम्तिहान में पूछा जाता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की टेक्निक किसने इन्वेंट की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्रेडिट जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। जैसे ड्रामे के अंदर सोलिलोक्वी है, उसी तरह की एक टेक्निक है ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कि पोइट्री के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। चीफ फॉल्ट ऑफ हिज पोइट्री इज ऑब्सक्योरिटी। हाँ, अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री को देखें तो उसके अंदर एक जो फ्लॉ नज़र आता है वो हमें ऑब्सक्योरिटी का फ्लॉ नज़र आता है। लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि ये जो ऑब्सक्योरिटी है ये जानबूझ के है। जिस तरह पोइट्स होते हैं, जिस तरह राइटर्स होते हैं, उनको पोइटिक लाइसेंस होता है उनके पास। पोइटिक लाइसेंस से क्या मुराद है कि वो नई नई टेक्निक्स, नए नए वर्ड्स, नई नई चीज़ें वो ईजाद करते रहते हैं और उनको अपनी राइटिंग के अंदर मतलब एक नोवेलिटी क्रिएट करने के लिए वो इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। तो वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ऑब्सक्योरिटी काफ़ी पॉपुलर है।
मतलब अगर आप इनके कुछ वर्ड्स देखें, इनके कुछ सेंटेंसेस देखें, फ्रेजेस देखें, तो बड़ी स्ट्राइकिंग फेस वो सारी लाइंस होती हैं। मतलब वो अनयूजुअल लाइंस होती हैं, नॉर्मल रूटीन से हट के वो अमूमन वो चीज़ें लिख रहे होते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे टाइटल आप देखेंगे जो कि आपको समझ नहीं आएंगे कि ये क्या टाइटल, इसका मतलब क्या है। तो इस लिहाज से ये इनकी ऑब्सक्योरिटी काफ़ी जो है वो पॉपुलर है। इनका अगर हम पोइम्स देखें, इनका वर्क देखें, पीपा पासिस, ये इनके पोइम्स हैं। प्योलाइन ये फर्स्ट पोइम कंसिडर की जाती है। पार्सिलियस, सोर्डेलो, रबी बिन एजरा, द रिंग एंड द बुक, ये इनका मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। फ्रा लिपो लिपि, ये इनका एक पोइम है जो कि एनुअल के सिलेबस में भी ये शामिल थी। द लास्ट राइडर टुगेदर, द लास्ट राइड टुगेदर, द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम, ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। माई लास्ट डचेस, ये भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये इंक्लूड है, आपने इनको पढ़ना है। द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम, माई लास्ट डचेस। और इसके अलावा रबी बिन एजरा के बारे में भी कहा जाता है, ये भी आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और फ्रा लिपोलिपि, और ये पोएम भी आपने इसको पढ़नी है। तो इस तरह रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने टाइम के काफ़ी पॉपुलर पोइट है। सिर्फ अपनी जो ऑब्सक्योरिटी है उस वजह से थोड़ा सा इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। आगे चले तो इनके वॉल्यूम ऑफ पोएम्स भी हैं। ड्रामेटिक लिरिक्स लिखे, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स लिखे, मेन एंड वुमेन, ड्रामेटिक पर्सोना और ड्रामेटिक आइडल्स, ये इन्होंने सारे लिखे। तो ये सारे इनके पोएटिक कलेक्शंस हैं, और जिसमें बहुत सारी पोएम्स जो इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिश की। उसके बाद नंबर 3 पे जाएं तो मैथ्यू आर्नल्ड, एक हमें बड़े पोएट, एक क्लासिकल पोएट हमें नज़र आते हैं। अगर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग रोमांटिक हैं। अगर हम टेनिसन की बात करें तो टेनिसन क्लासिक हैं ज़्यादा। रोमांटिक टच भी है टेनिसन की पोइट्री के अंदर, लेकिन ज़्यादातर टेनिसन की पोइट्री में रोमांटिक फीचर्स, सॉरी, टेनिसन की पोइट्री में ज़्यादातर क्लासिकल फीचर्स है। रोमांटिक टच भी है लेकिन क्लासिकल फीचर्स ज़्यादा है। और इसी तरह अगर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो वो ज़्यादातर इनकी जो सारी की सारी पोइट्री है वो रोमांटिक फीचर्स पर मुश्तमिल है। मैथ्यू आर्नल्ड प्योरली जो है वो क्लासिकल पोइट है। रिएक्टेड अगेंस्ट द ऑर्नेट एंड फ्लुएंट रोमांटिसिज्म, और ये रोमांटिसिज्म के बड़े सख्त खिलाफ थे। और जो रोमांटिक स्टाइल जो कि ऑर्नेट और जो फ्लुएंट रोमांटिसिज्म है उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ही वॉज क्लासिकल, एम्फेसिस ऑन करेक्टनेस इन पोइट्री, अपनी पोइट्री को बिल्कुल आर्टिस्टिकली परफेक्ट बनाना चाहते थे और परफेक्शन पे फोकस किया। ही इज़ आल्सो ग्रेट क्रिटिक ऑफ पोइट्री। तो मैथ्यू आर्नल्ड मतलब अच्छे पोइट हैं, लेकिन टेनिसन के लेवल के या रॉबर्ट ब्राउनिंग के लेवल के पोइट नहीं है। मैथ्यू आर्नल्ड की जो ज़्यादातर पॉपुलैरिटी है वो एज ए क्रिटिक इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। टेनिसन्स पोइट्री देखें तो वो ऑर्नेट है, और ब्राउनिंग पोइट्री ग्रोटेस्क है, और आर्नल्ड्स पोइट्री प्लेन एंड प्रोजिक उसको हम कंसिडर करते हैं। ऑर्नेट से मुराद के उसमें हमें क्लासिकल फीचर्स और उसमें फिगर ऑफ स्पीचेस हमें काफ़ी सारे मिलते हैं टेंसन की पोइट्री में। और ब्राउनिंग की पोइट्री थोड़ी सी बेढंगी सी पोइट्री अमूमन उसको कहा जाता है। और ऑर्नल्ड की जो पोइट्री है वो प्लेन, मतलब उसमें वर्स एलिमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, प्रोज या प्लेन एलिमेंट्स हमें ज़्यादा ऑर्नल्ड की पोइट्री में मिलते हैं। अगर इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम्स की बात करें तो सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी, टारिसियस, डोवर बीच, समर नाइट, मेमोरियल वर्सेस, ये इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं। आप में से मेरे ख्याल में जिन्होंने बीए किया तो उन्होंने डोवर बीच इनकी पोएम पढ़ी होगी लाजमन। स्कॉलर जिप्सी ये भी इनके बीए के सिलेबस में ये शामिल थी, तो आई थिंक सो कि आपने ये पोएम्स दो पढ़ी होंगी। इसके अलावा जो ऑर्नेल्ड की जो फ़िलासफ़ी है वो रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, और रिलीजन जो कि काफ़ी डिक्लाइन में जा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना था। तो अब रिलीजन को अपनी फ़िलासफ़ी अपनी पोइट्री के ज़रिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, करते हैं, ये अपनी वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रिलीजन को। तो इस तरह ये तीन बड़े पोइट हैं अर्ली विक्टोरियन एज के अंदर।
जिसमें सबसे पहले नंबर पे टेनिसन है, दूसरे नंबर पे रॉबर्ट ब्राउनिंग है और तीसरे नंबर पे मैथ्यू आर्नल्ड है। उसके बाद और भी पोइट्स हैं, लेकिन वो माइनर पोइट्स की कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बात करें, जिसे हम मिसेस ब्राउनिंग भी कहते हैं, अभी जिनके बारे में बात कर रहे थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ इनकी शादी काफ़ी जो कि फेमस रही। दे मैरिड इन 1846। 1846 में इनकी शादी होती है ब्राउनिंग के साथ, और इनकी ये पोएट है, पोएटिस है, लेकिन माइनर पोएटिस में इनको पोएट्स में कंसिडर किया जाता है। और इनका वर्क कौन सा, द क्राई ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो बच्चों को फैक्ट्रीज़ के अंदर जो उनका लेबर थी, चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ इन्होंने जब वो काफ़ी काम किया और काफ़ी पोएम्स जो है वो उनके हवाले से लिखी। जिस तरह अगर विलियम ब्लेक की बात करें, विलियम ब्लेक ने भी बच्चों के हवाले से एक पोएम लिखी थी, जिसमें बच्चों के जो चाइल्ड लेबर को बेसिकली वो कंडेम कर रहे हैं। जी कोई बताएगा उस क्या क्या नाम है उस पोएम का? उसका अक्सर रेफरेंस दिया जाता है उस पोएम का, विलियम ब्लेक की पोएम का। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। विलियम ब्लेक की वो कौन सी फेमस पोएम है जो कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ और जो बच्चों की जो लंदन के अंदर सिचुएशन है उसको वो डिपिक्ट करती है वो पोएम। गरीब बच्चों की जो उनसे जो वर्क लिया जाता है, बड़ा मुश्किल काम उनसे लिया, और इवन के उन बच्चों की डेथ हो जाती है उस काम के दौरान, कुछ बच्चों की। हाँ जी, वो कौन सी पोएम है, किसका रेफरेंस है वो? द विलियम, चिमनी स्वीपर। हाँ जी, द चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर वो एक पोएम है जो कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, और जो बच्चों को जो अर्ली जो वर्क है उसके खिलाफ वो पोएम लिखी गई। तो उसमें भी विलियम ब्लेक क्या कंडेम कर रहे हैं कि वो चिमनीज होती है ना, जिस तरह घरों में अंगीठियाँ लंदन में, क्योंकि वो एक कोल्ड एरिया है और घरों के अंदर हर कमरे के अंदर अंगीठियाँ होती हैं, तो लकड़ी जलाई जाती है घर को वार्म करने के लिए। तो वो फिर आग जल जल के वो चिमनियाँ काली और बिल्कुल फिर बंद तकरीबन होने के करीब जब हो जाती हैं, तो उनकी फिर सफाई करवाई जाती थी। और वो इतनी मतलब तंग चिमनियाँ होती थी कि उनमें सिर्फ बच्चे जा सकते थे सफाई करने के लिए। तो वो बच्चों को ऐसे ऊपर भेजते थे और वो सफाई उसकी करवाई जाती थी। तो वो उसमें इतनी घुटन होती थी कि कुछ बच्चों का वहीं पे दम घुटता था और मर जाते थे। तो उस हवाले से विलियम ब्लेक की पोएम द चिमनी स्वीपर, इसी कॉन्टेक्स्ट में द क्राई ऑफ चिल्ड्रन, वो भी एक प्रोटेस्ट है, ये भी एक प्रोटेस्ट है बच्चों के काम करने के हवाले से, जो कि फैक्ट्रीज़ में वो काम करते थे। इसी तरह काउपर्स ग्रेव, एरोरा लीज, ये इनकी और पोएम्स हैं। तो एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को माइनर पोएट्स में कंसिडर किया जाता है। आर्थर ह्यू क्लिफ, तो ये भी एक माइनर पोएट है। आर्थर ह्यू क्लिफ की बात करें, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की तरह इनको भी माइनर पोएट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आगे चलें तो नॉवलिस्ट ऑफ अर्ली विक्टोरियन एज है। जी, पोइट्री के बाद हम बात करेंगे नावल की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नावल जिसने 18 सेंचुरी में ग्रो करना स्टार्ट किया, रोमांटिक एज में भी नावल लिखा गया, इसी इसके बाद फिर आगे विक्टोरियन एज में नावल अपनी पीक पे पहुंचा। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें कि विक्टोरियन एज में कौन सा जॉनरा डोमिनेंट है, तो नावल इज़ द डोमिनेंट जॉनरा इन विक्टोरियन एज। तो नावल का पीक विक्टोरियन एज से स्टार्ट हो गया था। मॉडर्न एज में भी नावल डोमिनेंट रहा, इसी तरह पोस्ट मॉडर्न एज में भी नावल डोमिनेंट है और अभी भी डोमिनेंट है। तो विक्टोरियन एज में बात करें तो विक्टोरियन एज में नावल को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अर्ली विक्टोरियन नावलिस्ट कौन से हैं। नावल मेड ए रैपिड प्रोग्रेस, नावल रीडिंग और चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ एजुकेटेड पब्लिक उसे कंसिडर किया जाता है, और इसको हेड ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता है। और अगर नावलिस्ट की बात करें तो अर्ली विक्टोरियन नावलिस्ट की बात करें
तो चार्ल्स डिकन्स का नाम हमें सबसे पहले पढ़ने को मिलता है। चार्ल्स डिकन्स 1812 से 1870 तक इनका ड्यूरेशन है। मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द इंग्लिश नॉवेलिस्ट सो फॉर इन्हें कहा जाता है। और चार्ल्स डिकन्स के बारे में ये बात अभी भी पॉपुलर है कि ये वो वाहिद राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं कि जिनके नॉवेल्स आज तक सबसे ज़्यादा तादाद में बिके हैं या बिक रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल इंग्लिश नॉवलिस्ट सो फार इन्हें कंसिडर किया जाता है। एट द एज ऑफ 25 पब्लिश्ड पिकविक पेपर्स। इनके करियर का आगाज़ पिकविक पेपर्स से होता है। ये इनका फर्स्ट, अमूमन फर्स्ट नावल की बात करें तो पिकविक पेपर का नाम ही आता है। गॉड सडन फेम और पिकविक पेपर्स से ही इन्हें अचानक से पॉपुलैरिटी मिली। ही फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ स्मॉलेट। स्मॉलेट जो कि क्लासिकल एज के अंदर जी क्लासिकल एज में या रेस्टोरेशन एज में स्मॉलेट। हाँ जी, रिस्टोरेशन नहीं आई थिंक क्लासिकल सो। एज में है। स्मॉलेट जो है वो क्लासिकल एज में है। हाँ जी, तो स्मॉलेट की ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। नो सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अप हिज प्लॉट्स, एपिसोडिकल प्लॉट्स। डिकन्स के बारे में जो चीज़ क्रिटिसिज्म के ज़ुमरे में आती है वो उनका प्लॉट है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन है कि प्लॉट कंस्ट्रक्शन इनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही। इवेंट्स को इतना ज़्यादा आर्टिस्टिकली नहीं सही तरह जोड़ सके, तो इनके प्लॉट को एपिसोडिकल प्लॉट कहा जाता है। क्रिएटेड सो मैनी करेक्टर्स लाइक शेक्सपियर। जिस तरह शेक्सपियर ने बहुत सारे करेक्टर्स क्रिएट किए, इसी तरह इनके नॉवेल्स में भी हमें बहुत सारे करेक्टर्स जो है वो मिलते हैं, जो कि हर करेक्टर अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट करेक्टर नज़र आता है। ही वॉज एन आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट। इनकी जो फिलोसफी है वो आइडियलिस्ट और रियलिस्ट फिलोसफी कहलाती है। बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज ए रिपोर्टर। एज ए रिपोर्टर मतलब जर्नलिस्ट थे, और एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्टर इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। और स्केचेस बाय बॉज, ये इनका पेन नेम है। इनका नाम जो पेन नेम है वो बॉज है बेसिकली। और स्केचेस बाय बॉज ये इनका एक पहला वर्क था एज ए जर्नलिस्ट जो इन्होंने लॉन्च किया। ही वॉज ए नॉवलिस्ट विद पर्पस। ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज़ की नोट ऑफ हिज वर्क। और इनके वर्क में ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं इनके वर्क के अंदर। तो अपने टाइम के एक बहुत ही पॉपुलर नॉवलिस्ट के तौर पर इनको जाना जाता है। और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, नॉवेल्स की बात करें, तो पिकविक पेपर्स ये इनका पहला नॉवल कंसिडर किया जाता है। निकोलस निकलबे, मार्टिन चूजलविट, डॉम्बी एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लेक हाउस, डोरिएट, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, हार्ड टाइम्स, एडविन ड्रूड, ये एक अनफिनिश्ड नॉवल इनका कंसिडर किया जाता है। ओलिवर ट्विस्ट एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो ये इनके सारे फेमस वर्क हैं। और इसमें से कम आपको ए टेल ऑफ टू सिटीज़ ये आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये और इस किसी हद तक अगर आपके पास टाइम हो तो डेविड कॉपरफील्ड ये भी आपने ये पढ़ना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और टेल ऑफ टू सिटीज़ ये तो सिलेबस में भी शामिल है। इन दो को तो आपने कंपल्सरी बहुत अच्छी तरह करना है। इसके अलावा भी बाकी जो तीन मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आगे चले तो जो सेकंड नॉवलिस्ट है, दो ही नॉवलिस्ट थे अर्ली विक्टोरियन एज में जो कि पॉपुलर थे। एक तो चार्ल्स डिकन है और दूसरे है विलियम मेकपीस थैकरे। थैकरे जिन्हें अमूमन कहा जाता है, विलियम मेकपीस थैकरे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैनर्स एंड मॉरल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। थैकरे के बारे में अमूमन कहा जाता है कि ये एक स्पेसिफिक क्लास के ये राइटर हैं। ये सिर्फ अपर क्लास को, अरिस्टोक्रेसी को ये सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने वर्क के अंदर। बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, टर्न्ड सिनिकल टूवर्ड्स वर्ल्ड। डिकन्स और थैकरे के बारे में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंटरेस्टेड इन प्लेन कॉमन पीपल, डिकन्स की बात हो रही है। डिकन्स का जो इंटरेस्ट है वो कॉमन पीपल में है,
मिडिल क्लास और लोअर क्लास में है, लेकिन ठैकरे का जो कंसर्न है विद हाई सोसाइटी है, मतलब अरिस्टोक्रेसी की स्टोरीज़ को ये फोकस कर रहे हैं। डिकन्स की बात करें तो ही इज़ रोमांटिक एंड इमोशनल, और ठैकरे की बात करें तो ही इज़ ए रियलिस्ट एंड मॉरलिस्ट। तो ये रियलिस्ट और मॉरलिस्ट इनको कंसिडर किया जाता है। और इनकी रियलिज्म की अगर हम बात करें तो ठैकरे अपने बारे में क्या कहते हैं, आई हैव नो ब्रेन अबव माई आइज़, आई डिस्क्राइब वट आई सी। तो मतलब इनके बारे में है कि ये सिर्फ अपने बारे में ये कहते हैं कि जो मुझे नज़र आता है मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करता हूँ, वही डिस्क्राइब करता हूँ, अपनी तरफ से कोई फ़िलासफ़ी, कोई इमोशंस में ऐड नहीं करता। लेकिन अगर डिकेंस की बात करें तो ही इज़ इमोशनल। उनकी अगर आप नावल पढ़ें, टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ें डिटेल में, तो वो इतना इमोशनल है कि आपको ऐसे लगता है कि मतलब एक टाइम पे आपको रोना आ जाता है। तो बहुत सारे इमोशनल एलिमेंट्स उनके नॉवेल्स में हमें मिलते हैं। तो रोमांटिसिज्म वो तो ऑलरेडी डिकेंस के वर्क के अंदर मौजूद है। ही हैज़ रोमांटिक फीचर्स इन हिज नॉवेल्स। अब प्लॉट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इमेजिनरी हैं, जो कि अपने नॉवेल्स में वो इंक्लूड करते हैं। तो इसी तरह अगर हम इनके वर्क की बात करें ठैकरे की, तो वैनिटी फेयर, तो ये इनका सबसे फेमस इनका नावल है वैनिटी फेयर, और इसी नावल की वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। बेन डेनिस और हेनरी एस्मंड न्यूकम्स, द वर्जीनियंस, एस्मंड, ये सारे इनके अदर नावल्स कंसिडर किए जाते हैं, नावल्स हैं। तो इस तरह चार्ल्स डिकन्स और ठैकरे ये दो हमारे पास मेजर नावलिस्ट है अर्ली विक्टोरियन एज के अंदर। इसी तरह माइनर नॉवलिस्ट की बात करें तो माइनर नॉवलिस्ट में हमारे पास द ब्रोंटी सिस्टर्स आती हैं, 3 बहनें। जी 1 मिनट मुझे टाइम देंगे।